हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। आज हम लॉन्ग एनालिसिस के तहत एक करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद हम वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो खबर है वो है कि सरकार द्वारा एशियाई शेयरों के स्थानांतरण की पुनः जांच की जाएगी, पुनः जांच की जा रही है। ठीक है, चूंकि एशियाई शेयर न्यूज में है तो ये इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने एशियाई शेरों को गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने की योजना की जांच फिर से शुरू कर दी है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है और कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो भारत सरकार फिर से ये प्लान बना रही है कि जो भी एशियाटिक लायन है, ठीक है ना, एशियाटिक शेर है, उनको गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित कर दिया जाए, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जो एशियाटिक लायन शेष बचे वो सिर्फ और सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही बचे हैं। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि इनके जो पॉपुलेशन है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, उसको दो तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा ना हो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में कोई बीमारी फैल जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर शेर मरने लगे तो पता चले कि पूरी दुनिया से फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि उनको अलग अलग स्थानों पे ट्रांसफर किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि उनके जीवन को खतरा ना हो और एक जगह कोई प्रॉब्लम आए तो अन्य जगह पे उसे बचे रहें। ठीक है, दरअसल ये सरकार योजना फिर से जांच इसलिए कर रही है कि वर्ष 2013 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को जो एशियाई शेर है ना उनको गुजरात से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। हालांकि ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट के परमिशन लेने पड़ते हैं। ये देखना पड़ता है कि वास्तव में जो शेयर वहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे वो उस इन्वायरमेंट पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के काम करती है तो उनसे भी मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ता है। तो ये सारी उसमें पेच है, लेकिन सरकार अब फिर इस बात पे विचार कर रही है उनको ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है जिसको हम NTCA बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने हाल ही में बताया है कि पिछले 5 वर्षों में जो भारत में ना शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है भारत के लिए। ठीक है, तो ये पूरी खबर थी। तो जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जैसे वो है एशियाई शेर। तो एशियाई शेर से संबंधित कुछ जो बिंदु है उसको देखते हैं। जो एशियाई शेर होते हैं ना वो पैंथेरा लियो उप प्रजाति के होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है। एक्चुअली इनकी जो आबादी है वो पूरी दुनिया में वैसे फैली भी नहीं थी, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में जैसे कि ईरान, इसलिए इनको फारसी शेर भी कहा जाता है। ईरान हो गए या फिर सऊदी अरेबिया के आसपास वाला इलाका और सीरिया के इलाके में ये पाए जाते थे, लेकिन अब वहाँ से ये समाप्त हो गए। अब ये सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही बचे हैं। वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र निवास है। पूरी दुनिया में अगर कोई है तो यहीं पे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। इसीलिए गिर नेशनल पार्क में आप देखेंगे कि टूरिज्म इसको लेकर के बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है IUCN। IUCN एक संस्था है। सबसे पहले देखते हैं कि IUCN क्या करती है। IUCN एक लिस्ट जारी करती है हर साल, जिसमें वो जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनकी स्थिति को बताती है कि कौन से वल्नरेबल हो गए हैं या इंडेंजर हो गए या फिर कौन एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में आ गए हैं, जिससे उनके संरक्षण पे और ज्यादा काम किया जा सके। तो जो एशियाई शेर है ना उसको IUCN ने लुप्त प्राय की स्थिति में रखा है। लुप्त प्राय का मतलब होता है ऑन द ब्रिक ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब लुप्त होने के कगार पे है। क्योंकि अब समझ सकते हैं केवल यहीं पे बचे, मतलब अगर यहाँ पे इनको कुछ हो गया तो पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जैसे डायनासोरस खत्म हो गए। और जो भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है उसमें जो एशियाटिक शेर है इनको अनुसूची 1 में रखा गया है। और अनुसूची 1 में उन जानवरों को रखा जाता है जो हाईली वल्नरेबल यानी बहुत ही डेलिकेट स्थिति में होते हैं, जो जिनके विलुप्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जिनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो उनको अनुसूची 1 में रखा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पिछले करंट अफेयर में हमने देखा था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जंगली हाथी पाई जाती है, ठीक, हालांकि उसकी संख्या तो 30-40 हजार के आसपास है, वो भी अनुसूची 1 में रखी गई। उसको भी सरकार वल्नरेबल मानती है, वो भी अगर ह्यूमन इंटरेक्शन होगा तो वो
विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इस अनुसूची में बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया कि ये एनिमल्स इसमें आते हैं। एक बार यूपीएससी ने शायद 2018 में यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछ दिया था कि अनुसूची में बहुत सारे एनिमल्स की लिस्ट दे दी थी और बताया था कि बताइए इसमें से कौन अनुसूची 1 में लिस्टेड है, ठीक है। तो इसमें जितने भी जानवर लिस्टेड उसको एक बार देख लीजिएगा। आईयूसीएन के बारे में देखते हैं। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करता है, उसी के लिए इसको बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं जो नेचर के लिए काम करती है, जैसे WWF एक संस्था है, ठीक है। तो आईयूसीएन वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं दुनिया में उसकी क्या कंडीशन है उसके लिए काम करती है। इसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड, वहीं पर, ठीक है। अब देखते हैं कुछ वन लाइनर MCQ जो करंट अफेयर है। पहला है कि किसे पेंशन योजना का पैनल का प्रमुख हाल ही में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है टीवी सोमनाथन जी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो वो ईशा अंबानी ने जीता है। ईशा अंबानी मुकेश अंबानी जी की बेटी है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो वह 6%। S&P मत होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, या अमेरिका बेस्ड एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाई है, जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो बेलारूस में की है, ठीक है। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जो 1992 से पहले रूस का ही पार्ट था, जो यूएसएसआर था ना उसका पार्ट था। अगला क्वेश्चन है कि किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने किया था कि जो अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज जो दिल्ली से गुजरात तक है और जो भारत का सबसे पुराना एक तरीके से फोल्डेड माउंटेन है, तो उसकी परियोजना, उसके संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में जरा डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट इसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है मेंस में तो उससे भी आ जाएगा, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इस परियोजना के बारे में लिख सकते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, जिसको CFO कहते हैं, नियुक्त किया है? इसका आंसर है श्रीकांत वेंकटचारी को। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इसका आंसर है यस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर है 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, क्योंकि भारत सरकार इस समय पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक EV व्हीकल को, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रमोट करने में बहुत तेजी से लगी हुई है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाए, तो उसके लिए 800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा अगर व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक होगा तो हमारा जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है, जो ऑयल पे बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व खर्च होता है, उसमें भी कमी आएगी। अगला है कि सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 30 जून 2023 तक कर दी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की, इसी को UAE बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अल नहयान, ठीक है। देखिए UAE एक ऐसा देश है ना जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, उसका देश है, 7 अमीरात से मिलकर बना है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। और ये बहुत तेजी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। मिडिल ईस्ट के जो देश है जितने भी, चाहे सऊदी अरबिया, कतर हो, कुवैत हो, जितने भी रिच कंट्रीज है, उनके पास पैसे तो बहुत है, पर वो पैसे पेट्रो डॉलर से, पेट्रोल बेच करके, ऑयल, क्रूड ऑयल बेच करके मिले। उनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में वो पीछे है, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सब में वो पीछे है, ठीक है।
ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से विकास करने पे जोर दे रहा है, और इसी के तहत भारत का जो पहला आईआईटी जो देश के बाहर खुलेगा वो यूएई में ही खोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना है, रशिया है, और वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश है। और जो लेटेस्ट इसमें जुड़ा है वो है ईरान। ठीक है, हालांकि सऊदी अरेबिया भी इसमें जुड़ने की बात कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है अजय सिंह को चुना गया है। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है कि वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण मंजूर किया था? ये कर्नाटक के लिए किया है। कर्नाटक के जो विलेजेज है ना, विलेज एरिया, वहां पे पेयजल, स्वच्छ पेयजल को प्रमोट करने के लिए ये दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर ऋण मंजूरी की है? तो वो असम के लिए किया है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। बहुत खबरों में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, और यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक में इस वर्ष चुनाव होने वाला है जो 10 मई को होगा। आज उसका डेट आ गया है और 13 तारीख को इसके रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एज ए स्टूडेंट भी याद रखना चाहिए और एज ए इंडियन तो याद रखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये फायदा करेगा। इसके अलावा इन सबके पीडीएफ मैं लिंक में डाल देता हूँ, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जनरल स्टडी ऑफिशियल, वहाँ पे मिलेगा, और इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।